What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से। देखिए, जो भी आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रुप है। यहाँ पर जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ इसके अंदर, तो उसके नीचे कमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है मैंने, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा जहां पर जो ग्रुप है जिस पर पीडीएफ आती है, वहां पर आंसर राइटिंग नहीं लिखनी है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर राइटिंग तो ग्रुप के अंदर है नहीं, तो ये इस वाले चैनल के ऊपर है। जब आप लोग इस वाले चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहां पर पहले तो सर्च कर लीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर मेंबर नहीं है तो फिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ग्रुप। तो उसमें जैसे ही पोस्ट करता हूं तो पोस्ट के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आता है, यानी कि आप लोग आंसर राइटिंग वहां पर कर सकते हैं। उसके नीचे जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पहले यहां पर आप लोगों को कोई भी कमेंट किसी भी टाइम जाकर आप लोग कमेंट कर देते थे, तो वहां पर कुछ भी दुनियादारी चल रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसके अंदर। वो चेंज ये है यहां पर कि आगे से अगर आप लोग कोई भी पोस्ट वहां पर करेंगे तो कम से कम नेक्स्ट पोस्ट के लिए आप लोगों को 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आप लोग पोस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, एक तो जो चिटचैट चलती है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून फालतू की चीज जो चलती है, एक तो वो खत्म हो जाएगी। आप लोग काम की बातें करेंगे। किसी ने कोई पोस्ट की, अगर आप लोगों को रिव्यू करना है तो कम से कम 4-5 मिनट आप लोगों को लगेंगे, उससे पहले आप लोग उसका आंसर रिव्यू नहीं कर पाओगे। तो आराम से रिव्यू कर आप लोग अपना आंसर वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस ग्रुप को, यानी कि इस ग्रुप को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा फायदा देखने को मिल सके। अगर फिर भी ये चीजें कंटिन्यू रखी तो मैं यहां पर 15 मिनट, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको 1 घंटा भी कर दूंगा, अगर लगा कि यहां पर फिर भी चिटचैट चल रही है। मैं नहीं चाहता कि ये गुड आफ्टरनून बोल रहा है, दूसरा अगर फिर बोला गुड आफ्टरनून भाई और क्या चल रहा है, बढ़िया भाई, तो ये नहीं चाहिए वहां पर, ठीक है। तो बेसिकली ये काम आप लोग वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। ऑलरेडी कमेंट ओपन है सारे, जो चाहे आप लोग लिख सकते हैं। पर लेकिन यहां पर आंसर राइटिंग के लिए काम है तो आंसर राइटिंग ही कीजिए। यहां पर इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बना रखा है। पहले मैंने फेसबुक पर ग्रुप बनाया था तो आप लोगों ने बोला सर टेलीग्राम पर भी बना दो। अब टेलीग्राम पर भी बना दिया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसका मिसयूज करें। आप लोगों के फायदे के लिए है यार, उसको अच्छे से यूज करो, ठीक है। ये वही काम कर रहे हो जैसे कि हमारे पास में एयर है, तो हम लोग सोचते हैं कि एयर फ्री में है तो उसको पोल्यूट किए जा रहे हैं। अब वही एयर इतनी बर्बाद हो चुकी है कि हम लोग को बीमार कर रही है। तो वो ऐसी टेंडेंसी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, और तो इस तरीके से आप लोग चीजों को सही से कर पाओगे, और ये आप लोगों के फायदे के लिए है। तो यहां पर आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। देखिए होता क्या है, बेसिकली कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, चीजें कुछ इस तरीके से मिलती रहती है ना। इसी तरीके से अगर आप लोगों को इसी ग्रुप में मैं ज्वाइन करने के बोलूं कि 1000 रुपए आप लोगों से लूंगा और यहां पर सीरियस मेंबर बस मुझे चाहिए, तो फिर आप लोग सीरियस तरीके से काम करने लगते हो। पर लेकिन अभी यहां पर आप लोगों को लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है, कुछ भी आओ, बस राम गाथा चल रही है, लंगर चल रहा है, जाकर बैठ जाओ, मन किया खा लिया, नहीं मन किया छोड़ दिया। पर लेकिन अगर उसी होटल में जाकर खाना खाओ, वही लंगर का खाना आप लोगों को मिलने लगे, 500 रुपए पे करो, तो एक भी रोटी आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। तो ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर कोई चीजें आप लोगों को दे रहा है इस तरीके से, तो उसको थोड़ा सा ढंग से यूटिलाइज करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मजबूर मत करो चीजों को कि इस तरीके से चीजें होने लगेगी, फिर बोलोगे सर ये क्या कर दिया। वरना आराम से कमेंट करे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 5 मिनट में करोगे, फिर 15 में कर दूंगा, 1 में कर दूंगा, और ज्यादा और भी करोगे तो फिर यहां पर नॉर्मल पोस्ट करनी बंद ही करा दूंगा मैं। फिर बोलना कि सर ये क्या हो गया। तो यार इरिटेट मत किया करो, कई बार ऐसी चीजें कर देते हो। जिस चीज का फायदे के लिए दे रखी है उसको फायदे से यूटिलाइज करो। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है, इससे वीडियो अपलोड कर देता हूं तो यहां पर वीडियो थोड़ा लेट शो करती है, एक तो ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, आज क्या हुआ मॉर्निंग में, जैसे वीडियो आई तो वीडियो में बेसिकली इसका प्रीमियर लगाने की कोशिश कर रहा था 5 बजे, पर लेकिन वो 5 बजे नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, अगला दिन दिखा रहा है, 24 घंटे बाद दिखा रहा है, वो भी 1 घंटा, मतलब 24 घंटे बाद दिखा रहा है उसको तुरंत। तो कई बार यूट्यूब में छोटी छोटी ग्लिच आती है कई सारे चैनल को लेकर, तो ये कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि जैसे अपलोड कर देते हैं, यहां पर कई बार वीडियो दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे कि होम पेज पर आप लोग जाएंगे तो वीडियो दिखाई नहीं देती है कई घंटे तक। तो ये यूट्यूब के सर्वर की वजह से कई बार ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता है, मैंने अपना काम किया वो प्रॉपर वे में, पर लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टेक्निकल रीजन होते हैं, ठीक है। कई बार वीडियो अपलोड ही नहीं करने देता है, ऐसी भी कई बार पास्ट में चीजें आप लोगों ने देखी होगी। इसकी वजह से जो दूसरा चैनल है उस पर जाकर वीडियो अपलोड करनी पड़ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये इस तरीके की दिक्कत है, तो इस तरीके की दिक्कत कई बार फेस की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक इस तरीके से प्रॉब्लम जो है, तो उसके लिए स्टपनी चैनल बना रखा है। चैनल पे जाओगे आप लोग वीर तालियन के नाम से, वहां पर कभी कभी दिक्कत होती है, तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने आप में अलग पैटर्न है, तो टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कहां पर क्या दिक्कत हो जाए, तो इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कई सारे बच्चे परेशान थे कि सर क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर इसको जाकर मैप में नहीं हारेगा, ये है मैलास्पिन ग्लेशियर। तो कहां पर ये लोकेटेड है इसको देखिएगा जाकर, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं मिक्स्ड काइंड ऑफ आप लोगों के सामने आज के में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यानी कि मिक्स वेज आप लोगों के सामने आ रही है निकल कर। तो इस तरीके से आप लोग रैंडम चीजें अगर देखते रहेंगे, तो कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ इस तरीके से,
तो एग्जाम में आप लोगों से पैटर्न में चीजें कुछ नहीं आती है, एक क्वेश्चन पॉलिटी का आ जाएगा, दूसरा ज्योग्राफी का, तो तीसरा इकोनॉमी का आ जाएगा। तो रैंडम तरीके से भी आप लोग अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो पूरा करंट अफेयर आप लोग यहां पर कवर हो जाता है। तो हर एक इस एग्जाम में जिसमें आप लोगों से करंट अफेयर पूछा जाता है, ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आइए अब नजर डालते हैं आज की वीडियो के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि किस तरीके से जो सेंटर है और मिलकर जो भी डेडलॉक बना हुआ है उसका सॉल्यूशन यहां पर निकालना चाहिए। तो इसी के बारे में यहां पर अभी आप लोग कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये कौन है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पिक्चर को देखकर 40 से 50 शब्द में आप लोग अपना जो चीजें हैं उसको बयान करना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की वजह से यहां पर कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अपना क्या विचार है इसके बारे में। तो एक कार्टून है आज का, इसी आर्टिकल से रिलेटेड। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो 3 बिल लाए गए थे वो फिर एक्ट बन गए, उसके चलते प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरफेयर किया है। तो ये सारी काफी लंबे समय से ये इस तरीके से जो कमेंट्री चलती है, ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग मेन मुद्दे पर ध्यान रखा कीजिए, टाइम को थोड़ा सेव करके चलिए, ठीक है। हाँ, मैं बताता रहूंगा क्या क्या चल रहा है ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, एकदम ये ना लगे कहां से क्या हो गया। काफी इंपॉर्टेंट और प्यारा आर्टिकल लिखा गया है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में। तो हम लोग उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। और किस तरीके से यहां पर जो चाइना है वो अपना अस्तित्व बढ़ा रहा है, पर्टिकुलर सारी साउथ एशियन कंट्री उनके चाइना के आज के में अंडर में है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो ये क्या चल रहा है तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर से यहां पर आर्टिकल है कोविड-19 और दवाई से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो काम की बातें देखा करो, ज्यादा से ज्यादा इतना फोकस कर सकते हो। साइड वाला आर्टिकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में। सेम पैटर्न में आप लोग यहां पर यूटी और जो एलजी होते हैं उनके रिलेशन की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों से बताऊंगा। और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जब फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। हालांकि जो यूटी है वो यूनियन की टेरिटरी कहलाती है, पर लेकिन सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में फ्रीक्वेंटली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर जो कतर है उसके साथ में अच्छे रिलेशन करने की बात की जा रही है सऊदी अरेबिया और कई सारी कंट्री के द्वारा। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो उसके बारे में फिर से आर्टिकल है संडे में, और कल 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर से ओवरव्यू दूंगा, जो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा मैप के ऊपर भी नजर डालेंगे। अभी यूएसए के अंदर क्या हुआ, यूएसए के अंदर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली। वहां पर सब जो लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे वो चढ़ गए आकर यहां पर पूरा अपना जो इनका सिस्टम था बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और उनको कोई रोक भी नहीं पाया। तो यहां पर जो राइटर है वो पुलिस का रोल बता रहे हैं, पुलिस का रोल बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए नॉर्मली। अगर आज के दिन में आप लोग अपनी कंट्री में देखें तो मेनली पुलिस जो है जिस भी राज्य के अंदर में होती है तो उसको कंट्रोल कर अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करते हैं। यूज क्या, उसको कई बार मिस यूज बोला जाता है, पर लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, अगर वही वो काम नहीं कर रही है तो फिर उसका क्या मतलब रह जाता है। तो उसको इतनी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख सके और सोसाइटी में एक जंगल राज न देखने को मिले। तो यहां पर यूएसए का उदाहरण लेकर ये सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर यूएसए के अंदर जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है उसके ऊपर कई सारे ऐसे आर्टिकल फिलहाल अभी लिखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली आप लोग अगर अपनी कंट्री के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्या हमारी कंट्री में जैसे अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, तो उसमें किस तरीके से यहां पर मिसयूज किया जाता है पावर का, तो वो सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो उसको भी आप लोग यहां पर ऐसा नहीं कि इसके बारे में वहां से उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, अगर आज के दिन में बात करें पुलिसिंग का। साइड में जो यहां पर ये आर्टिकल ये भी यूएसए के बारे में, यूएसए में भी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उसका इंपीचमेंट करने की बात की जा रही है। एक टर्म यूज की जा रही है यहां पर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, कई बार आ जाता है न्यूज में, पता नहीं क्या आ गया। इसको बोला जा रहा है जीओपी, इसको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड पार्टी। तो ग्रांड ओल्ड पार्टी किसके लिए यूज किया जाता है, रिपब्लिकन पार्टी के लिए यूज किया जाता है। किसकी पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो ग्रांड ओल्ड पार्टी के नाम से जानते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप लोग हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना किसी भी कंट्री में, तो वे कहीं ना कहीं एक जगह से निकल कर आती है। जैसे एक टाइम पर यहां पर अगर बात करें, जो भी आज के डेट में जो यूएसए के अंदर 2 पार्टी है, एक को बोलते हैं रिपब्लिकन और दूसरी को बोलते हैं डेमोक्रेट्स। ये जो पार्टी है ये यहां पर एक डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो पार्टी हुआ करती थी, जो कि थॉमस जेफरसन के द्वारा 1790 से लेके यहां पर और अर्ली 80s में इनके द्वारा यहां पर ये लीड की जा रही थी। तो आगे चलकर उसी में से निकल कर आई, यानी कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी है वो एक जगह से जन्म उसका होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये यहां पर टूट गई, अलग अलग हो गई यहां पर 1825 के अंदर में। 1854 में यहां पर रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिशियल नाम निकल कर आया, और 1840 में इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का ये यहां पर नाम निकल कर आया। तो इसमें से जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको ग्रांड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जानते हैं।
तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी इस पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड है, तो जिस तरीके की हरकत अभी यूएसए के अंदर देखने को मिली, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएसए की काफी बेइज्जती होगी। और 20 तारीख तक यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको वहां से अपनी पावर जो है जो बाइडेन के हाथ में देनी है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से यहां पर ये चीज चलती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को 7 दिन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा अभी, उससे पहले ही वो ऑफिस से भगाया जाएगा, या कोई और कंडीशन बनती है। तो उसके चलते रिसेंटली यहां पर अभी ये चीजें न्यूज में है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर ये बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी किसके बारे में। यूनियन टेरिटरी यहां पर कौन सी, पौंडीचेरी। तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है। तो उसमें से हम लोग फोकस करेंगे पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी को अगर आप लोगों को मैप में देखना है तो पौंडीचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है, और 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अलग अलग राज्य में देखने को मिलेंगे। जैसे जब आप लोग आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे तो यहां पर है यनम पौंडीचेरी। यनम पौंडीचेरी जो है यहां पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। 2 डिस्ट्रिक्ट इसके तमिलनाडु के अंदर, एक को बोलते हैं पौंडीचेरी और दूसरे को बोलते हैं यहां पर क्राइकल। क्राइकल पौंडीचेरी के नाम से इसको जाना जाता है। यनम हो गया, पौंडीचेरी हो गया और क्राइकल हो गया। एक और यहां पर देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, ये केरला के अंदर, इसको बोलते हैं मेहे, MAHE। तो ये पौंडीचेरी है। तो आज कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि पौंडीचेरी के बारे में कि कौन कौन से राज्य में पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 3 राज्य में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक आता है आंध्र प्रदेश में, 2 आते हैं तमिलनाडु में और एक आता है केरला में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैप बेस्ड आप लोगों से बन सकता है। अभी यहां पर क्या काम है देखिए, एक साइड में तो होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरी साइड में होते हैं अपॉइंटेड पर्सनैलिटी जो कि LG हैं। तो यहां पर ये तो हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं पौंडीचेरी के, और यहां पर ये हैं यहां पर जो आज के डेट में LG हैं। तो दोनों के बीच में कई बार रस्साकसी देखने को मिलती है, और ये रस्साकसी इतनी आगे पहुंच जाती है कि सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या सही सोल्यूशन होना चाहिए। कि यहां पर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी जा चुके हैं, तो उसमें भी कई बार इसके बारे में बातें निकल कर आती है। तो पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर यह बोला गया था कि जो पौंडीचेरी या फिर किसी भी अगर कोई यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर LG जो होता है, वो यहां पर कहीं ना कहीं बात करिए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एड एंड एडवाइस पर उसको काम करना पड़ेगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होता है नॉर्मली कि इसके हाथ में पावर होती है कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल लाया गया, कोई एक्ट लाया गया, कोई रूल और रेगुलेशन लाया गया, तो उसको प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बातें वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो यहां पर एक तरीके से बिचौलिया है, लिंक कनेक्ट करने का काम करता है, एक सिस्टम मेंटेन रखने का काम करता है। वो यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि सारी चीजें प्रेसिडेंट को ले जाकर रख देगा, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रख देगा। ऐसी चीजें कब देखने को मिलती है, जब यहां पर देखिए आज के में बात करें तो LG जो है हमारी, जो यहां पर इसके पौंडीचेरी के अंदर, ये है बीजेपी पार्टी से, और जो चीफ मिनिस्टर है वो है यहां पर कांग्रेस पार्टी से। तो नॉर्मली जहां जहां पर भी 2 इस तरीके की पार्टी देखने को मिलेगी, वहां आप लोगों को हमेशा ऐसी कंडीशन नजर आएगी जहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, वहां पर बिल्कुल स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा है। पर लेकिन जहां पर अपोजिशन हो गई वहां पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो ये बात करता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी जो एक्वायर्ड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मान लीजिए कल को हम लोग को मन किया कि चाइना को अपना पार्ट बना लेते हैं, तो वो हमारी टेरिटरी हो जाएगी, हमारा एक स्टेट हो जाएगा 29th स्टेट, ठीक है। तो ये ऐसे तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। आज के में 8 यूनियन टेरिटरी है, और सॉरी हाँ 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट है हमारी कंट्री में। तो इनके एडमिनिस्ट्रेटर की जब आप लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के, तो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक ये पार्ट 8 के अंदर रखा हुआ है। जब हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन किस पार्ट में आता है, पार्ट 8 में आता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे गए, और कई बार पार्ट के बारे में आप लोगों से स्टेटमेंट के बेस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये सारी चीजें जो न्यूज में होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम पार्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या क्या रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करती है यहां पर बिजनेस, जो रूल है 1961 के हिसाब से, ये यहां पर बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। होम मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है जब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। तो जो भी यहां पर इसका जो भी रूल और रेगुलेशन है, या फाइनेंस, बजट है, सर्विस है, अपॉइंटमेंट ऑफ LG एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये सारा काम कौन करती है, ये होम मिनिस्ट्री करती है, जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो अभी क्या है, एक साइड में होगी होम मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, और दूसरी साइड में यहां पर जो पावर में है वो है यहां पर कांग्रेस के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यहां पर जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी, तो ये कांग्रेस के हैं, और इसी के साथ में यहां पर जो LG है वो बीजेपी से है। तो इसके चलते यहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी कई बार देखने को मिलती है, पर लेकिन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, यानी कि दोनों संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली 3 देश से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर साहब है ये यहां पर जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस है उसके अंडर में जाकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर एक अलायंस काम करती है, जो यहां पर आज के डेट में 2 मुद्दों पर यहां पर अभी झड़प चल रही है। एक तो
देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, एक तो होता है सेंटर का इलेक्शन कमीशन। सेंटर का इलेक्शन कमीशन जो यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इसी के साथ में स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं वो यहां पर किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। पर लेकिन जब आप लोग बात करते हैं पंचायत के बारे में और म्युनिसिपैलिटी के बारे में, तो ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, ये कराता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेगा। तो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई, तो इसके चलते दोनों में झड़प हो गई। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दूसरा यहां पर जो मुद्दा है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में डीबीटी से फॉलो किया जाता है। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, और जो भी पैसे हैं आप लोगों तक पहुंचाए जाए वो पैसे कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर सके, खासकर कई सारे गरीब बच्चे हैं, तो इसके चलते तो क्या होगा, एक तरीके से डायरेक्ट अकाउंट आप लोग का होना चाहिए, उसमें आप लोग के पैसे पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप लोग जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं जहां पर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये हो गया डायरेक्ट आप लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचा देना। दूसरा क्या है, दूसरा यह मैं किसी इंसान को भेजूं और बोलूं कि यार उसके घर पर पैसे पहुंचा देना, अब पता चला जिसको बीच में यूज किया गया वो आधे पैसे खा गया और आधे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग ये सोचेंगे चलो यार आधे तो मिल रहे हैं, कम से कम फ्री में मिल रहे हैं, तो कम से कम आधे भी सही है। तो ये कंडीशन जो है ये बिचौलिया को हटाने की कोशिश की जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो अभी रिसेंटली क्या कंडीशन चल रही है, एलजी और जो यहां पर आज के में गवर्नर जो यहां पर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो यहां पर ये इसी को लेकर यहां पर मुद्दा चल रहा है। देखिए अभी रिसेंटली प्रॉब्लम ये बन गई है कि जो अभी रिसेंटली प्रॉब्लम बेसिकली ये देखने को मिल रही है कि जो आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर जिस तरीके से जो किरण बेदी है ये बोला जा रहा है कि वो एक ऑटोक्रेटिक मैनर में काम कर रही है, यानी कि अपनी मनमानी चला रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही। इसलिए चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी लिखा उन्होंने लेटर, प्रेसिडेंट से भी बात की, उसी के साथ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम्स है जिसका नाम है जी गिरिसन रेड्डी, तो उनको भी यहां पर इनके द्वारा बात बोली गई कि आप लोग किरण बेदी को यहां से हटा दीजिए, यानी कि जो एलजी है उनको हटा दीजिए, वो लोगों के वेलफेयर में आज के में टांग अड़ा रही है, लोगों का वेलफेयर प्रॉपर वे में नहीं करने दे रही है और एक ऑटोक्रेटिक मैनर में यहां पर काम कर रही है। पर लेकिन अगर बात करें तो बेदी जी यहां पर ये बोल रही है कि देखिए ये सही तरीका नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर को बदनाम कर रहे हैं और ये एलजी का जो ऑफिस है उसको बदनाम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को काम करना चाहिए वैसे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर दो मुद्दे हैं, राइटर क्या बोल रहे हैं, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा एलजी भी ढंग से काम नहीं करते हुए और कई जगह यहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी अपनी मनमानी अलग तरीके से करती है। दोनों में बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि दोनों संवैधानिक पोस्ट हैं और अभी असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं मई, अप्रैल और मई के महीने में, ठीक है, तो अप्रैल या फिर मई के महीने में इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही है जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट है वहां पर, यानी कि वो भी अपने फायदा उठाने के बारे में यहां पर सोच रही है। तो एक तरीके से आज के में प्रॉपर चीज तो ये होनी चाहिए कि इसको देखिए सेंटर के अंदर जब अपोजिशन होगी तो सेंटर क्या करेगा, ढंग से काम करेगा। आज के में कोई प्रॉपर अपोजिशन नहीं है, सेम फंडा यहां पर देखने को मिल रहा है यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर, कोई प्रॉपर अपोजिशन यहां पर नहीं है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कोई और नहीं तो यार इन्हीं के साथ में सर मार लेते हैं, तो वो वाली कंडीशन निकल कर आती है। तो एलजी के साथ में कई बार आप लोगों को झड़प देखने को मिलेगी, पर लेकिन कई बार आप लोग देखने को मिलेगा एलजी भी दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी अपने हिसाब से इस तरीके के स्टेप उठाते हैं जिससे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अपने कंट्रोल में रखा जा सके। तो इसी के चलते जब कोर्ट में डिसीजन पहुंचा तो कोर्ट ने साफ साफ बोला कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको फॉलो आप लोगों को करना है, ऐसे आप लोग अपनी मनमानी नहीं चलोगे। पर लेकिन जब जब इलेक्शन आते हैं तब देखिए इस तरीके के फंडे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट को यह लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ काम ढंग से नहीं किया है तो मुद्दा ढूंढती है कि क्या काम करना है। नेपाल के अंदर आप लोगों को पता है जब नेपाल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो यहां पर ओली शर्मा की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन पर उंगली उठने लगी तो उन्होंने कुछ और मुद्दा नहीं पाया तो उन्होंने मैप का इशू उठा लिया इंडिया के साथ में, ठीक है, मतलब इंडिया के ऊपर आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए, नेशनलिज्म की भावनाएं दिखाने लगे। तो ये मुद्दे होते हैं जिससे कि मेन मुद्दे से भड़काने की कोशिश की जाती है। अभी चाइना के अंदर देखिए जैक मा को पकड़कर रख रखा है तो उसको यहां पर मुद्दे को भटकाने के लिए और बहुत सारी हरकतें की जा रही है इंडिया के साथ में, कुछ कभी कहीं ताकि अपनी कंट्री में मनमानी इस तरीके से चला सके। तो हर एक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, पास्ट में भी ऐसा अपनी कंट्री में कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिली है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अगर वो काम ढंग से नहीं कर रही है तो मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है जनता को, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। जब कोई इलेक्शन आता है तो अलग थलग बातें यहां पर की जाती है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखिए आज के डेट में जो यहां पर चीफ मिनिस्टर है या फिर एलजी है, ठीक है, उनको मिलकर काम करना चाहिए। अभी यहां पर जो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फ्री राइस स्कीम स्टार्ट कर दी। तो यहां पर एक तो यह है कि आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट में पैसा भेजो, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। दूसरा है कि इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने यहां पर फ्री डायरेक्ट राइस प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए। तो इसको लेकर दोनों के बीच में झड़प हो गई। तो यहां पर ऐसा तो काम सेंटर भी कर रहा है, सेंटर भी तो यहां पर अभी कोविड-19 के चलते कई सारे लोग
अकाउंट में या फिर कई सारे लोगों को डायरेक्ट यहां पर अनाज पहुंचाया गया। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत तरीका, इस तरीके से बिल्कुल इतना टाइट होकर चलना, तो एलजीए भी यहां पर सही नहीं है, ये मानना है यहां पर राइटर का। यानी कि एक तरीके से दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और दोनों के जो स्टेप होने चाहिए वो जनता के फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। पर लेकिन यहां पर दोनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो सेंटर को यहां पर इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और कम से कम एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल सके यहां पर राज्य इसके यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं सॉरी, जो यहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर। इससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली गई है कि आज की डेट में अगर आप लोग साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यानी कि उसका एग्जिस्टेंस तो है, पर लेकिन जिस तरीके से उसको यूज किया जाना चाहिए उससे यूज नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया इसको अच्छे तरीके से एक ग्लोबल एम्बिशन अपनी पूरा करने के लिए इसको यूज कर सकती है। यानी कि आप लोगों के पास में कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, वो आप लोग चाहे तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना जैसे पड़े उसे पड़ा हुआ छोड़ दीजिए। तो कौन सी ज्यादा मैटर करती है कि फालतू में उनको पड़ा हुआ छोड़ देना या फिर इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। पर लेकिन आइए पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। सास के बारे में जो भी आप लोगों से पूछा गया, अब यहां पर समझते हैं ये बेसिकली है क्या। यहां पर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो बोलते हैं बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक जिसको आप लोग बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं सास, ठीक है। इनके बारे में समझिए, हमारी कंट्री जो आज के में बिम्स्टेक को ज्यादा फोकस दे रही है। तो यहां पर ये जो बिम्स्टेक है इसमें पाकिस्तान आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, साथ जो है उसमें आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो इसके चलते काम नहीं हो पाता है। यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, इसी के साथ में इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। तो टोटल मिलाकर 8 कंट्री है सास के अंदर। अगर बात करें यहां पर इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहां पर कि पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान न होने की वजह से यहां पर जो बिम्स्टेक है वो आराम से काम कर पाती है, और साथ में पाकिस्तान होने की वजह से सारे मुद्दे जो है वो बीच में अटक जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग साग को छोड़कर साइड में लगे हैं। पर लेकिन जैसे हम लोगों ने इसको साइड में छोड़ा है, यहां पर चाइना काफी लार्ज स्केल पर इंटरफेयर कर रहा है, तो इंडिया की जो एंबिशन है आगे चलकर कुछ अच्छा करना है, तो उसमें रोड़ा अटकता हुआ यहां पर नजर आएगा। लास्ट जो मीटिंग हुई थी यहां पर, ये हुई थी 2016 में, सार्क की ये हुई क्या थी, अटेंड करने से रिफ्यूज कर दिया गया था इंडिया के द्वारा। तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग यहां पर प्रॉपर वे में ये मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहां पर इंडिया ने ये बोला कि टेररिज्म के मुद्दे पर या फिर टेरिटोरियल क्लेम के बारे में, या फिर जो सार्क में कोई भी इनिशिएटिव इंडिया लेकर आता है तो यहां पर, या फिर ट्रेड के बारे में, कनेक्टिविटी के इशू के बारे में, पाकिस्तान हमेशा उसको वीटो करता रहता है, यानी कि किसी भी मुद्दे को पास नहीं होने देता। तो इसके चलते इंडिया ने बोला कि क्या फायदा है टाइम वेस्ट करने से, तो इसी के चलते इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इसको अटेंड नहीं करेंगे। 8 दिसंबर को यहां पर जो चार्टर डे है सार्क का, पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के बारे में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने फिर से वही बात बोली कि जब तक क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो यहां से नहीं हटेगा, हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे और इसको आगे लेकर नहीं चलेंगे। तो क्या हमारी कंट्री का जो ये ऐसा बिहेवियर है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो सही है? तो इसके बारे में सोचने के लिए यहां पर जो राइटर है वो बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा राइटर क्यों बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग समझिए। पाकिस्तान को जब आप लोग बात करते हैं सार्क के बारे में, तो वो वीटो कर देता है, चलिए समझ में आता है, पूरा एंटायर प्रोसीजर उसके पावर में आ जाता जब उसने वहां पर काम किया। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसा ही ये मुद्दा है। आप लोग अगर बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, आज के लिए पाकिस्तान हमारे साथ में बैठते हैं, हम लोग वहां पर जाकर बात करते हैं, तो पाकिस्तान भी यहां पर हमारे साथ में काम करते हैं, तो हम लोग इसके में भी जाना बंद क्यों नहीं कर देते हैं। इसी के साथ में अगर मीटिंग के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा अभी यहां पर जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई, ठीक है, इन्वाइट किया गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी, उनका कोई और दूसरी ऑफिशियल मीटिंग थी, तो इसके चलते वो नहीं आ पाए, तो एक अलग बात है। पर लेकिन आज की डेट में हम लोग सार्क को साइड में फेंक कर दूसरी सारी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं लद्दाख में, और अभी यहां पर गालवान वैली के अंदर कई सारे झड़प देखने को मिली, हमारे कई सारे जो जवान थे उनकी भी जान चली गई। तो चाइना की लीडरशिप में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हम लोग जा रहे हैं, चाइना के साथ में मिलकर रसिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग में क्यों जा रहे हैं, G20 मीटिंग में भी चाइना क्यों हम लोग उसमें पार्ट कर रहे हैं, दूसरे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हम लोग जा रहे हैं, जब यहां पर हम लोग पाकिस्तान के साथ में मीटिंग नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। और फिर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग को जाने नहीं चाहिए, वहां पर भी तो ये मुद्दा आप लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं ग्रुप को आगे न लेकर चलना इस तरीके से ये हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जो कि सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेड रीजन है। इस रीजन में कोई भी आज की डेट में
जो खासकर इंडिया जो एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है, अगर इंडिया ही यहां से हट जाएगा तो ये सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मालदीव, ये क्या करेंगे, चाइना अलग अलग इनसे कांटेक्ट करे तो चाइना अपने हिसाब से इनको चलाएगा। और फिर आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। आखिर आपके हिसाब से क्यों चले जब आप लोग इनको उस तरीके से मानते नहीं जिस तरीके से लेकर चलना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान के मुद्दे पर लेकर मीटिंग को साइड में फेंक रखा है 8-10-6-7 साल से, तो क्या ये सही तरीका है? अगर बात करें आप लोगों को यहां पर नेपाल के साथ भी बात करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नेपाल में मैप का मुद्दा उठाया गया केपी शर्मा ओली के द्वारा, इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन टेरिटरी को इंक्लूड करने की बात की गई, तो आप लोग इनसे भी बात करना बंद कर दिए। क्यों इनसे बात कर रहे हैं? तो ये क्या तरीका है इस तरीके से कि आप लोग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को साइड में कर बैठ गए, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि अब तो सारी मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, अब तो आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जाना भी नहीं पड़ेगा कंट्री के अंदर में। तो पेंडेमिक के टाइम पर जब एक तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में भी ऐसा होता है, अगर कोई किसी की डेथ हो गई या फिर कहीं पर शादी है तो गिले शिकवे भुला लेते हैं खुशी के और इस तरीके से दुख के मौके पर। तो यानी कि अब तो यहां पर पेंडेमिक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अब तो कम से कम आप लोग साथ को फिर से रिवाइव कर सकते हैं ताकि मिलकर काम किया जा सके। साउथ एशिया जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है बिल्कुल पेंडेमिक का, अगर वर्ल्ड में साथ दूसरे के साथ में कंपेयर करें, तो ऐसे टाइम पर अगर इंडिया यहां पर इनकी हेल्प करे तो काफी अच्छे से चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बोला जा रहा है 10.77 जो मिलियन जॉब है वो यहां पर अभी जा चुकी है और लगभग 52 बिलियन जीडीपी को नुकसान पहुंच रहा है। टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो चुका है कोविड-19 के चलते। तो रीजनल इनिशिएटिव की जरूरत है इस महामारी से जूझकर बाहर निकलने के लिए, ताकि इकोनॉमी को भी सही पैटर्न पे लाया जा सके और इसी के साथ में लोगों को जो भी प्रोवाइड करा सके। पर आप लोगों ने तो गुणगान गा रखा है कि हम लोग इस मीटिंग को लेकर नहीं चलेंगे, तो इसके चलते दुनिया में सब अपने अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं। जैसे यूएसए और मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, जिसको यूएसएमसीए आप लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए। इसी के साथ में सदर्न कॉमन मार्केट है, जिसको मेकासुर के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन है यूरोप के लिए। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अफ्रीका के लिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके बारे में अभी डिस्कस भी करूंगा, वो गल्फ रीजन के लिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, जिसका चाइना भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशियन सारी कंट्री है, सार्क कंट्री, वो सॉरी एशिया आसियान कंट्री, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अलग से एक ग्रुप लेकर यहां पर चल रहे हैं। अब इंडिया ओनली रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको साफ्ट आप लोग बोलते हैं विद सार्क कंट्री के साथ में, वरना कहीं पर भी हम लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। और ये सार्क वैसे काम नहीं कर रहा है तो हम लोग तो कहीं रह ही नहीं गए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हम लोग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, चलिए वो एक अलग मुद्दा था। तो हम लोग कहां पर हैं, कैसे हम लोग मिलकर चल रहे हैं, कैसे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, क्या रियलिटी में हम लोग उस डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम लोग को चलना चाहिए, अगर हम लोग को एक ग्लोबल लीडर की तरीके से बिहेव करना है तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर हम लोग चाइना को देखते हैं, चाइना क्या कर रहे हैं। चाइना का अगर आज के दिन में आप लोग बात करते हैं, जो सार्क कंट्री है उसमें अगर भूटान को आप लोग छोड़ दें, बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं, तो मैक्सिमम कंट्री जो है इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मैक्सिमम कंट्री यहां पर इसका पार्ट बन चुकी है। तो चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो सिल्क रोड बना रहा है इकोनॉमिक बेल्ट के, और मैरी टाइम जो सिल्क रोड बना रहा है वो आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर सबको कनेक्ट कर आगे लेकर चल रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर बात करें ऑफिशियली 2005 से लेकर 2014 तक काफी इंपोर्टेंट था, यहां पर चाइना ने सार्क को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद यहां पर दिखाई, और आज के दिन में चाइना को यहां पर ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो यहां पर इसको बार बार अपग्रेड करने की बात करते हैं जब भी यहां पर मीटिंग होती है सार्क की। तो यहां पर चाइना ऑलरेडी इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसमें एंट्री नहीं कर रहा, तो शांत बैठा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है साउथ एशिया के अंदर, सेवरल कई सारे ऐसे आप लोगों को इंडिकेटर देखने को मिलेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और टूरिज्म को लेकर चल रहा है सार्क कंट्री के साथ में। अभी इसके द्वारा हेल्थ सिल्क रोड के बारे में बात की गई, यानी कि हेल्थ के बारे में काम करेंगे। तो इसके चलते चाइना क्या कर रहा है, चाइना अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से सेपरेट मीटिंग कर रहा है कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प क्या कर रहे हैं, किसी को पीपी किट प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं, यहां पर जिसको पीपीई किट प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर डॉक्टर ये वैक्सीन वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। अलग अलग जाकर बात कर रहे हैं, और आप लोग क्या है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा। चाइना घुस रहा है पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो आप लोग उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग आगे ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हमारी कंट्री तो एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है चाइना का बिहेवियर कैसा है, तो आपका तो बिहेवियर भी यहां पर अच्छा माना जाता है इंडियन ओशन के अंदर। तो आप लोग अपना ढंग से काम करके क्यों नहीं चल रहे हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम लोग ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर आ पाएंगे। तो यह है इसके बारे में मुद्दा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट था, आप लोगों का आइडिया जरूर होना चाहिए।
ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यहां पर सऊदी अरेबिया हो गया, यहां पर कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और यहां पर ओमान हो गया। इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाम से आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड अरब, यानी कि कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर ये एक एमिरेट्स इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, मेन मुद्दा है कतर। कतर को यहां पर अभी बाहर कर दिया गया था इसके ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन होने की वजह से। एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ई है हमारा गोला, तो ये है यहां पर प्यारी कंट्री। थोड़ा जूम करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये सारा रीजन। ठीक है, तो ये यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया, यहां पर गल्फ ऑफ ओमान हो गया। और जूम कर लेते हैं, ये आप लोग देखते हैं ये हो गया कतर। तो इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी कंट्री का काफी इंपॉर्टेंस है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर शांति रहती है तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो अभी क्या किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया के द्वारा कतर को जब 2017 में इस ग्रुप से बाहर निकाला गया और यहां पर ये सारे इसके ऊपर लैंड से, एयर से या फिर पानी से, जो भी रास्ते से सारे इसके बैन कर दिए। तो उस टाइम पर यहां पर कतर ने साफ साफ बात की कि वो जो है ईरान को नहीं छोड़ेगा और तुर्की के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखेगा। तो सऊदी अरेबिया चाहता था कि उसके साथ में उसके रिलेशन कट हो जाए, पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए। तो उस टाइम पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कतर को ये एक तरीके से टेरर फंडर, यानी कि जहां जहां पर भी टेरर एक्टिविटी होती है वहां पर कतर भी पैसा प्रोवाइड कराता है। एक टाइम पर ऐसा था, लगभग 40 से 50 साल पहले अगर आप लोग देखिए, कतर जो था बिल्कुल गरीब कंट्री था, बिल्कुल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। पर लेकिन जब से यहां पर जो ऑयल वगैरह, गैस वगैरह निकलने स्टार्ट हुए, आज के में काफी आलिशान कंट्री के अंदर कतर की जो बेसिकली गिनती की जाती है। तो ये यहां पर जो रिसोर्सेज की वजह से इसका जो ओहदा बढ़ा। तो यहां पर जैसे देखिए, अगर कोई गरीब है उसको आप लोग देखेंगे कोई अपने पास ही बैठाना पसंद नहीं करता आज के डेट में, पर लेकिन जो अमीर आदमी है तो उसके लिए निगाहें बिछाकर बैठ जाते हैं कि हाँ भैया ये पर्सन आएगा। ठीक है, भले ही अपने आप कुछ ना कहे, अगर घर में एक बार आके बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि यार उसके लिए बिल्कुल सब कुछ लुटा दें। पर लेकिन कोई गरीब आएगा तो उसे मांगेंगे तो रोटी भी नहीं देंगे प्रॉपर वे में। तो ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन यहां पर कतर का पैटर्न चेंज होते ही आज की डेट में कतर जो है वो एक सही पोजीशन में है। तो इसके चलते आज की डेट में सारी कंट्री जो है इसके साथ में नॉर्मल रिलेशन रखने की कोशिश करती है। और सऊदी अरेबिया के द्वारा भी लग गया सऊदी अरेबिया को कि यार देखिए लड़ाई कर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मिलकर काम करेंगे तो सॉल्यूशन निकालेगा। तो अब फिर से मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ में मिले हैं फिर से। अब यहां पर चाह रहे हैं कि ईरान से इनको अलग थलग करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ईरान जो बात कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के बारे में, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसी के मुद्दे को यहां पर ध्यान में रखते हुए अभी यहां पर फिर से फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर कतर जो है उसको फिर से रीजनल लेवल पर मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाला मुद्दा ये होगा कितने अच्छे लेवल पर ये मिल पाते हैं और आगे चल पाते हैं। हमारी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में ये जो रीजन है ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग यहां पर जाकर काम करते हैं, तो काफी बड़ा रिमिटेंस हमारी कंट्री को मिलता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस रीजन में अगर शांति रहती है तो काफी अच्छा रहेगा। और खासकर अगर बात करें ईरान के साथ में अगर इनकी शांति रहती है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ईरान में चाबार पोर्ट हो गया, हमारी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग ईरान से खरीदा करते थे। यूएसए के सैंक्शन की वजह से तो हम लोगों ने कम कर दिया, पर लेकिन वैसे काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ईरान, आज भी है। अगर देखते आगे चीजें पैटर्न में आ पाती हैं तो इसकी वजह से यहां पर अभी इसी को बात की जा रही है कि किस तरीके से चीजें आगे लेकर चलेंगे और क्या यहां पर माहौल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने अभी आप लोगों को बताई पुलिस के बारे में सॉरी, पुलिस का काफी बड़ा रोल रहता है डेमोक्रेसी के अंदर, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। देखिए आप लोगों को फंडामेंटल राइट मिले हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज करेंगे। आप लोग फंडामेंटल राइट इसलिए हैं क्योंकि आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के फंडामेंटल राइट में आप लोग हनन करेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, ताकि सबको अपने जो हक हैं उनका यूटिलाइज किया जा सके, पुलिस का रोल यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन अभी जो यूएसए में देखने को मिला, पुलिस वहां पर एक तरीके से बिल्कुल भी अपना प्रॉपर वे में रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आई। तो वहां पर जनता जाकर घुस गई अलग अलग ऑफिस के अंदर में। इवन वहां पर ऐसा भी हुआ कई सारे जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट थे वो भी चोरी कर वहां पर लाए गए और ऐसी ऐसी बातें बोली गई यहां पर कि एक तरीके से उनको जनता में आकर मीडिया के सामने दिखाया भी गया कि हम चोरी कर ये ला रहे हैं अंदर से। और मतलब काफी इंसल्ट की गई, वो भी यूएसए जैसी डेमोक्रेसी की, जिसको देखकर लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए। चाइना और इसी के साथ में रसिया, जहां पर डेमोक्रेसी है नहीं है प्रॉपर वे में, तो उन्होंने भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये वही है कि जब आप लोगों की खस्ता हालत होगी तो कोई भी कमेंट करने आ जाएगा कि हाँ हमको पता ही था, ये तो ऐसे इंसान है। तो इसीलिए यहां पर अगर इस तरीके की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, तो आजकल में जो नए नए ट्रांजिशन डेमोक्रेसी के देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, वो एक तरीके से अपना आपको
डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होगा अगर ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी कि यूएसए जैसी डेमोक्रेसी में ये हालत बनी हुई है। तो इसलिए यहां पर यूएसए के अंदर कम से कम जो माहौल है वो नॉर्मल रहना चाहिए, तभी सिचुएशन जो है वो सही होती हुई नजर आएगी। तो इसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली बात है, तो उसको पावर देनी चाहिए और उस तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहिए जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया, ना कि पर्सनल गेन के लिए। तो ये बात बोली गई है। बात की थी हम लोगों ने यहां पर जकार्ता बे के बारे में। तो जकार्ता बे जो है यहां पर बोला जा रहा है कि नॉर्थ जकार्ता सिटी इंडोनेशिया के आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। अंदर 13 रिवर है जो कि यहां पर बे में आकर गिरती हैं। तो इसके बारे में मैप में देखेंगे अभी। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी तीसरी यानी कि दोनों, या फिर कोई से भी नहीं है। सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट है। तो जकार्ता आप लोग यहां पर इस मैप में देख सकते हैं, ये हो गया जकार्ता, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोग को जकार्ता की लोकेशन देखने को मिल रही है, ये जावा सी हो गया। ये यहां पर क्रिसमस आइलैंड आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया यहां पर, ठीक है। तो इंडोनेशिया का पार्ट है यहां पर जकार्ता। तो यहां पर अभी रिसेंटली एक फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई, मिसिंग चल रही है, उसके चलते ये रीजन काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोग इसका आइडिया रख सकें। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसी तरीके से आंसर राइटिंग करते रहिए, एक दूसरे का आंसर रिव्यू करते रहिए और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।